अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम का मेन टॉपिक तो होगा पनामा के हवाले से तहकीकात, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग जारी है और हुकूमती वकील ने आज उस इस्तिस्ना का जिक्र कर दिया जो पार्लियामेंटेरियन को हासिल होता है। पार्लियामान में कही गई किसी भी बात को किसी लीगल फोरम पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। उस इस्तिस्ना का आज मखदूम साहब ने तज़किरा किया जब उनसे पूछा गया कि क्या वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की थी कौम से, क्या उसमें झूठ कहा। बल्कि एक जज ने तो ये कह दिया कि अगर झूठ नहीं बोला था तो फिर इस्तिस्ना का सहारा क्यों ले रहे हैं। इसकी तरफ आते हैं, तफसील में इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर अदालत मांगती है कि बताइए मनी ट्रेल की तरह फ़्लैट कब किससे लिए, उसका दस्तावेजी सबूत। तो सिवाय उससे एक कतरी ख़त के जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, जिसका तमस्खर पाकिस्तान में ज़्यादा उड़ाया गया बजाय उसके कि कोई उसको लीगल एविडेंस के तौर पर लेता, इससे ज़्यादा कोई और सबूत दे नहीं सके। वो ICIJ के जो डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक वेबसाइट पे दस्तयाब हैं, उसमें जो डिटेल्स आई थी वही डिटेल्स हैं जो कोर्ट के पास भी हैं और पूरी दुनिया के पास भी हैं। उनसे ना कोई इंकारी है, बल्कि फ़्लैट भी कबूल कर ली और दस्तावेज़ात भी कबूल कर ली। सिर्फ तारीख की एक शर्त आयद कर दी कि 2006 से बाद में तो हमारे हैं, उससे पहले वाले जो थे कतरी के पास थे, कतरी से हमने लिए। दो और ख़बरें जो हैं वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है ATR हादसे के हवाले से, जहां पर आज एक हुक्मनामा सरकारी तौर पर जारी हुआ कि जो केबिन क्रू था, जिसमें पायलट्स भी और दूसरे लोग भी शामिल हैं, उनके टेस्ट करे जाएं, दोबारा से कंडक्ट करे जाएं। PIMS को हुक्म दिया गया है। और क्यों करे जाएं, ये देखा जाए कि क्या कोई ड्रग तो नहीं थे स्टाफ के जो लोग थे, पायलट और को पायलट और दीगर जो स्टाफ के मेम्बरान थे, किसी ऐसी अद्वियात के या किसी ऐसी नशावर चीज़ के ज़ेर असर तो नहीं थे जिसकी वजह से ये हादसा आया हो। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये ऑर्डर दिया गया, मैंने मालूम करने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी कोई इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखा नहीं करूँगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि हादसे को इतने रोज़ गुजरने के बावजूद, DNA टेस्ट कंडक्ट होने के बावजूद, सारी बॉडीज़ जो थी उनको बरी करने के बाद ये आज हुक्मनामा आया कि दोबारा टेस्ट कंडक्ट किए जाएँ। ये जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी काम करता है, बाज़ औक़ात उसके सामने कुछ ऐसी एविडेंस आ जाती है, ऐसा सवाल उठ जाता है तो उसको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले ख़बर ये चल रही थी कि शायद दोबारा कब्र कुशाई की जाएगी, क्योंकि उस ख़त के मंदरजात ऐसे ही हैं जो ख़त सरकारी तौर पर तहरीर किया गया। लेकिन फिर अभी शाम में एक ख़बर ये आई है कि उनके कुछ नमूने जो है PIMS के पास दस्तयाब हैं, उन्हीं नमूनों से दोबारा टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। प्रोग्राम के दरमियान में हमें अगर कुछ वजाहत मिल पाई तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। एक और ख़बर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई, और वो ख़बर जो है वो एक ऐसे रोज़ आई है जिस रोज़ सेनेट ने एक करारदाद पास की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई थी उसकी हमने मजम्मत की। पैमरा ने इंडियन कंटेंट जो है उसको ऑन एयर करने के ऊपर बैन लगा रखा है, और हुकूमत ने एक कमेटी कायम कर दी है जो इस बात का फ़ैसला करेगी कि कौन सी जो इंडियन मूवीज़ हैं उनकी पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त होगी। मैं ये जो एक तो प्रायोरिटीज़ हैं, हुकूमत की तरजीहात जो हैं, उससे समझने से कासिर हूँ कि पाकिस्तान में अवलीन जो मसला है सबसे ज़्यादा दरपेश, वो मसला ये है कि हम ये फ़ैसला कर लें कि पाकिस्तान में कौन सी फ़िल्म दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये अवलीन तरजीह है हमारी। बर्फ़ में लोग मर जाएँ, टनल कोई बंद हो जाए, अस्पताल के फ़र्श पे औरत दम तोड़ जाए, 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पे रह जाए, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना के ये नहीं बताया कि 2.5 करोड़ बच्चे बाहर क्यों गए, या सड़क, ये औरत जो थी अस्पताल के फ़र्श पे मर गई, उसकी क्या वजूहात थी, मॉडल टाउन में 100 बंदों को गोली मार दी थी, उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन था, उसके लिए कमेटी नहीं बनाई। लेकिन इंडियन फिल्म में कौन सी दिखानी है उसके ऊपर कमेटी बना दी है, वो फ़ैसला करेगी वो कमेटी के क्या चीज़ें दिखानी है और क्या नहीं दिखानी। और इतना तज़ाद है कि एक तरफ पाबंदी लगाई हुई है, एक तरफ आपकी सेनेट मजम्मती करारदाद पास कर रही है, और उसी रोज़ आप इस कमेटी का कायम कर रहे हैं कि जो फ़ैसला करे कि इंडियन कंटेंट कौन सा दिखाना है। क्या कमाल है। वैसे ये तज़ादात का मजमुआ जो है बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। आज जो पनामा पेपर जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मेहमान शख्सियत है शाह महमूद कुरैशी साहब। वेरी वार्म वेलकम शाह साहब। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान वफाकी वज़ीर तिजारत, ये हमारे साथ होंगे गुजरांवाला से। खुर्रम दस्तगीर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। एतज़ाज़ एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। एतज़ाज़ साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। एतज़ाज़ साहब, सबसे पहले आप ही से ये आज राय आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने ICIJ की दस्तावेज़ात पूरी अब ट्रेल उनकी दस्तयाब है, जो ईमेल कॉरस्पॉन्डेंस थी वो भी तहरीक इंसाफ वालों ने सबमिट करवा दी है। क्या इसके ऊपर कुछ शक की गुंजाइश अभी बाकी है? नदीम साहब, मेरे ख्याल में, मेरी नाक़िस राय में, और मैं ये मतलब अपने तजर्बे से अर्ज कर रहा हूँ, 50 साल का तजर्बा है वकालत में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट और 5 मेंबर बेंच
असल सवाल तक पहुंचा ही नहीं, ना उन्होंने सवाल उठाया है। असल सवाल पर जब पहुंचेंगे, उठाएंगे, उस दिन से कार्रवाई इस केस की दरअसल दर हकीकत शुरू होगी, इसका आगाज होगा। असल सवाल क्या है? असल सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत सादा है, रियाजी का सवाल है। सवाल ये है कि एक हाथ में आपके जनाब मियां साहब 4 फ्लैट हैं जो आपने जिनको तस्लीम कर लिया है, उनकी मालियत 6 अरब है, 8 अरब रुपए है, जितनी भी है। एक तरफ आपने, आपके खानदान ने तस्लीम कर लिया है कि वो आपके पास फ्लैट्स हैं, दूसरी तरफ आपने बताना है, आप ये बारे सबूत आप पे है, आप खुल के बताएं हमें। आपने बुझारतें छेली हैं, कंफ्यूज बातें की हैं, कंफ्यूजन क्रिएट की है। आप एक एक पाई का हिसाब रख दें सामने, 1978 से लेके 2006 तक कहां से रकम आई 1978 में, वो मिल किस तरह लगी, कितनी रकम की लगी, वो जो गल्फ स्टील मिल थी उसको 1980 में बेच के कितने पैसे कौन से बैंक अकाउंट में गए, उस बैंक अकाउंट से क्या अगर कतरी कारोबार में गए तो कौन से बैंक अकाउंट से गए, कतरी कारोबार में के अगर वो 20 साल रही, वो 20-26 साल कतरी के कारोबार में, तो वो कौन से बैंक अकाउंट से जिनमें रकम आती रही, कौन निकालता रहा, किधर वो डिस्पर्स होती रही, कितना मुआवजा आता रहा, कितना मुनाफा आता रहा, कितना जाता रहा, कौन सी बिल्डिंग्स बनी, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट का वो कारोबार था, कतरी अपने खत में लिखता है, कौन सी बिल्डिंग्स बनी, कौन से हाउसिंग स्कीम्स बनी, उससे वो उनके उसमें आपका हिस्सा कितना था, कौन से आर्किटेक्ट्स थे, कौन से प्लानर्स थे, वो पैसा किधर से आया, किधर गया, फिर वो जद्दा में जब गया और जद्दा की स्टील मिल लगी तो उसके पैसे कहाँ से आए, कौन से बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुए, और फिर जद्दे से वो अगर पैनामा गए तो किस तरह गए, पैनामा से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आए तो कौन से बैंक थे, ब्रिटिश BVI के कौन से बैंक हैं, कौन से खाते हैं, और सारे सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नहीं, हुसैन नवाज के सारे बैंक अकाउंट, हसन नवाज के सारे बैंक अकाउंट, मरियम नवाज के सारे बैंक अकाउंट, क्योंकि कुलसूम बीबी का भी जिक्र हुसैन नवाज ने किया कि एक घर उनके नाम भी है, उनके सारे बैंक अकाउंट, और ये 1978 से 2006 तक सारे का सारा वो हजारों वर्ग औराक होंगे, वर्ग के हजारों बन जाएंगे यकीनन वो, लेकिन वो पेश करें, एक एक एंट्री को जस्टिफाई करें, ये साबित करें कि एतजाज साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अपनी बेंच है वो बराह रास्त उनसे ये तलब करे दस्तावेजात तो तब है ना, अभी तो हम कहानी सुन रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए इस बात को, लेकिन वो बराह रास्त ऑर्डर कर दें प्राइम मिनिस्टर के वकील मखदूम साहब को कि पूरी मनी ट्रेल दें, हम फिर फैसला करेंगे क्या करना है। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सीधी सी बात है और उसका बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। आपने तस्लीम कर लिया है कि ये रकम मेरी है, ये जायदाद मेरी है। दिलचस्प और हैरत की बात यह है कि आगाज में 1993 तक 7 भाइयों का मुश्तरका कारोबार था। इत्तफाक ब्रदर्स 7 भाई थे, 7 खानदान थे, उनमें से एक ही खानदान क्यों अरबपति हो गया, अरबपति से खरबपति हो गया, बाकी 6 भाई कहाँ गए, उनका कभी नाम सुना है आपने? उनके पास कभी, क्योंकि सियासी ओहदा नहीं आया, उन्होंने नाजायज इस्तेमाल नहीं किया अपनी सियासी इख्तियारात का। सियासत से जो इख्तियारात मिले बतौर वजीर खजाना पंजाब, बतौर वजीर आला पंजाब, बतौर वजीर आजम, और दूसरे भाई को वजीर आला पंजाब, ये सारे वो बाकी 6 खानदान किधर गए? वो बरकत साहब का खानदान, शाफी साहब का खानदान, मेराज साहब का खानदान, बशीर साहब का, यूसुफ साहब का, वो खानदान किधर गए? वो उनकी तो कहीं जिक्र ही नहीं आता।
तो ये इनसे शाह साहब से भी इसके ऊपर बात बात करते हैं। शाह साहब, ये बड़ा अहम सवाल है जो एतजाज़ साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का असल काम तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इनसे कहेगी कि मनी ट्रेल लाओ, बारे सबूत तो आप पे, आपने जायदाद तो तस्लीम कर ली सारी। जो एतजाज़ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मनी ट्रेल का जिक्र आएगा, और हमने हमारे वकील ने किया भी है कि बताइए मनी ट्रेल कहाँ है, ये बताइए पैसा हासिल कहाँ से हुआ, ये पैसा का ट्रांसफ़र हुआ, ये क्या बक्सों में गया, सूटकेसेस में गया, कैसे गया, बजरिया बैंक गया, किस तरह गया। तो एतजाज़ साहब उन बातों को जिक्र कर रहे हैं। हमने ये भी कहा कि लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ने अभी तक इस इशू के ऊपर आएगी, वो दबाती उनको कहती मखदूम साहब को कि पहले तो मनी ट्रेल रखिए फिर आगे चलते हैं। स्टेज आनी है, अभी स्टेज आनी है, मैं बता सकता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे वो कह रहे हैं एतजाज़ साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ, ये फरमा रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली बिजनेस थी, 93 तक इकट्ठे थे, और फिर जब जायदाद की तकसीम होती है दादे से पोते को जाती है। अब उनका वकील क्या कह रहा है, मखदूम अली खान कह रहे हैं कि जायदाद और बिजनेस कंट्रोल में थी बड़े मियाँ साहब के, मियाँ शरीफ साहब के, और उनकी वसीयत के मुताबिक, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उनके पोते को, हुसैन नवाज को ट्रांसफ़र हो गई। नवाज शरीफ साहब का तो पीछे लेना देना ही कोई नहीं है, उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। तो ये जो एतजाज़ साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ख़ानदान में तो और भी पोते थे और भी भाई थे, तो सारी नवाजिश एक कुंबे पर और एक ख़ानदान पर जो सियासत से मुंसलिक है उस पर कैसी हो गई, और बाकियों का तज़किरा क्यों नहीं है। एक दूसरी बात देखिए जो मैं करूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 3 बातें की थी असेंबली में भी और कौम से भी। एक, मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। 2, हमारे पास सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। और 3, कि मैं किसी अस्तना हासिल नहीं करूँगा, कोई प्रिविलेज क्लेम नहीं करूँगा। हम साफ किताब हैं और खुली किताब की तरह आपको अपने आप को पेश कर देंगे। अब तीनों अकाउंट्स पे देखें, जहाँ तक एहतसाब का अमल है तो अभी भी मखदूम अली खान साहब कह रहे हैं कि एडमिसिबिलिटी पर हमने जिरा करनी है। आर्टिकल 184 के तहत आप सुन सकते हैं या नहीं? ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, अभी उस पर जिरा करनी है। आज उन्होंने कहा मैं चैलेंज नहीं करूंगा, अपने आप को मैं चैलेंज नहीं करूंगा और ये इन्होंने भी गुंजाइश रखी है। एक दूसरा कहते हैं सब रिकॉर्ड मौजूद है, और वहां जज साहबान कहते हैं हमें दिखाइए रिकॉर्ड कहां है, कुछ पेश नहीं किया, उनके पास कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तीसरी चीज वो कहते हैं मैं कोई प्रिविलेज नहीं मांगूंगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो मांगते हैं, जो आर्टिकल 66 का सहारा वो ले रहे हैं। आज उनके वकील ने सारा इसरार और सारा जोर इस चीज पे दिया कि जी, और उसको मेज को कोट किया, मुख्तलिफ केस लॉ, हिंदुस्तान के आइन को उन्होंने अंदर लेकर आए। बल्कि आज हमें ये पता चला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये सादिक और अमीन वाली क्लॉजेज हैं। मखदूम साहब ने जवाब दिया, जब जज साहब ने पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उन्होंने कहा मिलते जुलते अल्फाज वहां पे भी हैं। देखिए मैं कर रहा हूं कि अब तीसरा रोज है, हम उनके वकील के दलाइल सुन रहे हैं, वो टेक्निकलिटीज का सहारा ले रहे हैं और उनके पास दिखाने को और कहने को कुछ नहीं है। खुर्रम साहब से पूछते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप क्या फरमाते हैं? आपके वकील के जो दलाइल थे और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल जवाब हुए, कहां स्टैंड करता है केस? सबसे अहम तरीन बात यह है कि जिस रॉकेट साइंस का जिक्र किया, वो रॉकेट साइंस ये है कि अप्रैल 2016 में जब पानामा पेपर्स मंजर आम पर आए, जनवरी 2017 हो गया है, किसी एक कागज में मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है। किसी भी तरीके से जितनी भी बहस हुई है, कहीं नाम नहीं है। दूसरी बात जो सामने आई है कि आखिर ये केस जो है एक रिट पिटिशन के नतीजे में चल रहा है। अब उस रिट पिटिशन में जो इल्जामात लगाए गए कि जी करप्शन हुई है, सबूत कितना है? 0। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सबूत कितना है? 0। पैसा गैर कानूनी मुल्क से बाहर भेजा गया है, सबूत कितना है? 0। फिर यह कहा गया कि जनाब अब जो है हमने जो पेश करना है। देखिए, नवाज शरीफ और उनके खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है, गदरे दुशनाम के लिए पेश नहीं किया।
कि वालिदैन से उनके वालिद, उनके चचों तक आज एतजाज साहब ने उनको घसीटा है इस सारे मामले में, और वो गए हैं कि उन बच्चों तक जा रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदा मोहम्मद नवाज शरीफ है, उसकी बुनियाद पर ही 184(3) की ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कि इसमें एक अवामी मफाद है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बतौर एक मुंतखब रुकन कौमी असम्बली। मेरी इस्तदा यही है कि अगर हम ये जो गदरे दुश्नाम है इसको इतना फैला देंगे कि हम वज़ीर आज़म के मरहूम चचों को भी उनमें लेकर आएंगे, अगर हम उनके बच्चों को भी घसीट कर लाएंगे। सारी बात तो यही है कि यूं लग रहा है कि ये एहतसाब की बजाय हर रोज टेलीविजन के ऊपर एक इंक्विजिशन हो रही है, एक विच हंट हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इशू पब्लिक इंटरेस्ट का तभी आएगा जब प्राइम मिनिस्टर की जात इन्वॉल्व होगी। अभी तक कोई डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आया जो वजीर आजम को इसमें डायरेक्टली लेकर आए, और इसीलिए मखदूम अली खान साहब जो हैं, लेकिन एक सवाल तो यहाँ बड़ा अहम है कि जो प्राइम मिनिस्टर के वालिद मोहतरम है मरहूम मियां शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले खिताब में किया, क्योंकि किसी के इल्म में थी नहीं कि गल्फ स्टील मिल के नाम से कोई फैक्ट्री है। ये प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब में उसका तज़किरा किया तो तब ये कहानी शुरू हुई, और तब से मियां शरीफ का तज़किरा आना शुरू हुआ। तो स्टार्ट शायद इत्तेजाज साहब से पहले मियां साहब ने किया था। इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं ना जी कि अगर जिन लोगों ने एक पूरा जो मैंने आपकी बात सुन ली है, मलिक साहब मुझे इजाजत, वो पूरा गिरोह जो वजीर आजम की को खींचना चाहते हैं, जो ओहदा उनको वजीर आजम के तौर पर अवाम ने जिस पर बिठाया है, इस किस्म का कीचड़ फेंका गया है कि उसमें सच का चेहरा नजर नहीं आ रहा। और मखदूम अली खान पिछले 3 दिन से उस सच के चेहरे से ऊपर से कीचड़ धो रहे हैं। देखिए, अगर जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने उसकी कबूल की है जो ओनरशिप है फ्लैट्स की, तो वजीर आजम के बच्चों का ट्रायल करें ना जी, उनसे पूछे, टैक्स लॉज के तहत पूछें। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, उसका वाहिद बेसिस यह है कि जो मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, क्या उसने किसी भी तरह अवाम का पैसा खाया, क्या उसने कोई टैक्स चोरी की, क्या उसने किसी किस्म के अपने असासे छुपाए? अभी तक उसका सिफर सबूत है मलिक साहब। अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 आ गया, हमने तमाम जो उनकी जो पटिशनर्स छोड़ दें, उनकी हमने कार्रवाई शुरू की है। वज़ीर आज़म कहीं भी इसमें इम्प्लीकेटेड नहीं है। और मेरी गुजारिश सुन ले, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है बच्चों से, एक जुमला और है, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद एतजाज साहब को जवाब लेने के लिए एतजाज साहब से दोबारा दरखास्त करते हैं। एतजाज साहब, आप फरमाइएगा कि वालिद का तज़किरा करना यहाँ दुरुस्त नहीं है। नदीम साहब, बड़ी सिंपल बात है। 1947 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, 1997 का एहतसाब एक्ट नवाज शरीफ ने बनाया था, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत जब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर, किसी अफसर, वो ओहदेदार, किसी ओहदे पे हो, MNA हो, MPA हो, सेनेटर हो, वजीर हो, वो IG हो, DIG हो, वो इनकम टैक्स का अफसर हो, उसकी इंक्वायरी होती है, तो जो उसके बच्चों के पास असासे होते हैं वो उसके समझे जाते हैं। उसने साबित करना होता है कि मेरे बेटे ने अगर 4 घर गुलबर्ग में बना लिए हैं, तो ये वो लाख कहता रहा है कि बेटा अलग है, बेटा अलग है, पर बेटे ने 4 घर अगर गुलबर्ग में बना लिए हैं तो बाप नौकरी से जाएगा अगर वो एक्सप्लेन ना कर सका कि ये किस तरह बने हैं। पाई को एक्सप्लेन, और इसमें इस तरह के 20 इस्तगासे, अगर सैकड़ों नहीं तो सैकड़ों इस्तगासे इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर के इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं, उनके अगर असासे यकदम बढ़ जाए, आप देखें कि एकदम इन्होंने इंक्रीज किया है, तो पब्लिक उस बेटे से पहले उस पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ नजर जाती है, प्रोसिक्यूशन की, नैब की, FBR की, कि ये क्या बेटे के इतने असासे कितना बढ़ गए भाई, ये तो असर को रिश्वत का माल है, को कमीशन खाया है, कहाँ से? और ये अरबहार रुपयों की प्रॉपर्टीज हैं जो मेफेयर फ्लैट्स हैं, अरबहा। ये कोई छोटे मोटे नहीं है कि कोई एक आधा फ्लैट गुलबर्ग का हो, और ये प्रॉपर्टीज, ये सीधा नाम बीच में आए ना आए,
नाम अगर बच्चों की जायदाद बड़ी है तो वो बाप का नाम, अगर बाप पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो वो बाप का नाम ही आएगा, बच्चों से पहले आएगा। ये कानून है पाकिस्तान का, ये मुरब्बत कानून है। सेक्शन 14 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस है, सेक्शन 9 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस है, सेक्शन 5C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है। ये इसमें देख, करप्शन को जब आप देखते हैं तो मियां साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया। साहब के रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कार्रवाई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं हो रही, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत हो रही है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ कवानीन है। अगर इसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ले जाए वहां रेफरेंस फाइल करें, लेकिन इस वक्त वी आर लिमिटेड टू व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 184(3). रियासत का भी, प्रोसिक्यूशन का भी, कानून का भी कि वो अपने बच्चों के नाम पे रखेगा, वो अपने बीवी के नाम पे रखेगा, बहन भाइयों के नाम पे रखेगा, वालदैन के नाम पे रखेगा, किसी गैर के नाम पे नहीं रखेगा। तो गैर तो खा जाएगा, हड़प कर जाएगा, और अपने नाम पे रखने के बजाय वो इस तरह रखेगा। वो नीलसन के पर्दे में रखेगा, नेस्कॉल के पर्दे में रखेगा, फ्लैगशिप के पर्दे में रखेगा, मिनर्वा के पर्दे में रखेगा, क्यू कंपनी के पर्दे में। ये कॉर्पोरेट वेल्स हैं जिनके पीछे पैसा और जायदाद छुपाई जाती है। इस वक्त अब उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये साबित करना पड़ता, अगर पीटीआई को तो बड़ा मुश्किल था, नामुमकिन था, पर उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ, फिर ये अर्ज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट असल मामले पर जब आएगी, मैं समझूंगा जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी वजीर आजम के मलिक साहब, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं हो रही है। सारे इश्यूज जो हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, एतजाज साहब खुद रेफरेंस फाइल कर दें अगर इतनी एविडेंस है कि आप हमें एविडेंस दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें 1978 से लेके 2006 तक जो आपने बताया कि ये किस तरह बनी प्रॉपर्टी, आप वो यहाँ मुझे ब्रेक ले लेने दें, ब्रेक ले लें। वापसी पे शाह साहब से भी और खुर्रम साहब से भी इसकी मजीद वजाहत लेते हैं। हमारे साथ से प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, ये एतजाज़ साहब ने तो बड़ा मेरे ख्याल में पिन पॉइंट कर दिया, क्लॉजेस भी बता दिए, वाजे कर दिया, तो कोर्ट के लिए तो मेरे ख्याल काफ़ी गाइडलाइंस भी हैं इसके अंदर। नहीं, जो एतजाज़ कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो तो मतलब है कि देखिए, उन्होंने तो पूरे केस को अच्छी तरह, जैसे कहते हैं ना, उसकी छानबीन की हुई है, देखा हुआ है। TORs में जब हम मिल के काम कर रहे थे तो उन्होंने सारा केस को तो खंगाला हुआ है, उनके सामने तो हर चीज़ अजबर है, और वो सही कह रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त हुकूमत का देखिए ना दिफा क्या है। पहले तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पूरे केस को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 3 जुज़ बना दिए कि एक मियाँ साहब, एक मरियम बीबी, और एक उसका जुज़ उनके 2 साहिबजादे। वकील भी एक की बजाय 3 खड़े कर दिए, पहले 2 थे अब 3 खड़े हो गए कि नवाज शरीफ साहब के मखदूम अली खान साहब होंगे, मरियम बीबी के शाहिद हामिद साहब होंगे, और सलमान अकमल राजा साहब, 2 साहिबजाद होंगे। सो बेसिकली उनकी हिकमत अमली क्या है? उनकी हिकमत अमली यही है जो आपको दिखाई दे रही है, जो कोर्ट में वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि है कि जैसे अभी दस्तगीर खान साहब फरमा रहे थे कि मियाँ साहब को तो पूरी कहानी में नाम ही नहीं है। तो स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली ये है, पहले थी इसको तूल दिया जाए, TORs में तूल दिया जाए, जितना तूल दिया जाता है ताकि कागज़ वागज़ सब दुरुस्त कर लिए जाए। अब स्ट्रैटेजी ये है कि उनको तकसीम कर दिया जाए और कहा जाए कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ताल्लुक ही नहीं है, आप किसकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप किन का जिक्र कर रहे हैं? बाकी जो बच्चे हैं वो 2 तो मुल्क के बाहर हैं, वो तो यहाँ के शहरी नहीं हैं, वो तो बाहर कारोबार करते हैं, यहाँ का कानून तो उन पर लागू ही नहीं होता जी। और मरियम बीबी हैं, वो तो ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियल ओनर नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ सबूत दे दिया कि वो बेनिफिशियल ओनर हैं, और BBC ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है। जो उनकी रिपोर्ट सामने आई है उन्होंने उस पर मोहर कर दी है हमारे मौक़िफ़ पर। तो अभी वो स्टेज आनी है। अभी तो ये वकील कह रहे हैं मखदूम अली खान साहब, और माशाअल्लाह
आप देखिए आज जो इंटरेस्टिंग बात थी कि जब वो केस आर्ग्यू करते हैं, यकीन जाने पूरी ऑडियंस का और जज साहबान का भी मतलब है कि नींद उन पर ऐसी गालिब आ रही होती है सब पर, हमें हिम्मत से ये वैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आपका शो करता है। आज सारे आप लोग सोते रहे, बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट किया कि उगते रहे सारे। हम सोते नहीं रहे। उनके आर्गुमेंट्स एक तो इतने ऑफ द मार्क है और उनके जो इतना बोरिंग प्रेजेंटेशन है कि उसमें तो जागना बड़ी हिम्मत है ये जागने के लिए। अच्छा, खुरम साहब से दोबारा पूछते हैं। खुरम साहब, जो बीबीसी की रिपोर्ट है वो काफ़ी डैमेजिंग है पॉलिटिकली। लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर इसकी कितनी वैल्यू है अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी टाइमिंग और डिटेल्स जो उन्होंने दावा किया कि हमने तस्दीक की है कि 1993 से लेकर आज तक उसकी मलकियत चेंज ही नहीं हुई और वो शरीफ फैमिली के पास है, कितना डैमेजिंग है ये आपके लिए? मलिक साहब, कीचड़ धोना कभी भी कोई वलवला अंगेज काम नहीं रहा। उससे जाहिर है नींद ही आनी है ना। जो शख्स बेचारा कीचड़ धो रहा है उसके लिए मुश्किल काम है, लेकिन जो देखने वाले, वहां तमाशा देखने वाले, उनको तो नींद ही आनी है ना कि ये कैसे, ये कौन आ गया कीचड़ धोने वाला, अब आहिस्ता आहिस्ता सच का चेहरा बेनकाब करने वाला। बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो मेरी जो हमारी इस्तदा पहले दिन से यही है कि आपने जो हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने और उनके खानदान ने अपने आप को एहतसाब पेश किया। हम तो अब मीडिया के बाजार में पाबजला चल रहे हैं हर रोज शाम 7 से 12 तक। हम तीर इल्जाम भी सह रहे हैं, हम दुश्मन भी सह रहे हैं। इसलिए ये सारे बीबीसी की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्टें आएंगी, इनका टेस्ट बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना है, जो कि मैं फिर बड़े अदब से इस्तदा करूंगा। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नहीं है, उसकी नहीं हो रही। अगर तो मोहतरम शाह साहब के पास, मोहतरम एहसन साहब के पास कहते हैं कि एविडेंस के तो अंबार लग गए हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चले जाए ना जी। वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स इन्वोक किए गए हैं वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उसका तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 184 की कार्रवाई हो रही है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और उसमें जो भी इन्वोक करना है तो सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं, बिल्कुल नाकाम, ठीक है जी। और अल्लाह ताला की करम से आईन पाकिस्तान मुअत्तल नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर कायम है। उसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो हम सब ने पास करने हैं, प्रोटेक्शन ने भी पास करने हैं। अभी तक तो सवाल ये कि एक मैं फिर कहूंगा कि कीचड़ का एक अंबार है, और उसमें चाहे आप बीबीसी भी डाल दें, आप जो हैं ये ईमेलें भी डाल दें, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम इस पूरे फसाने में, जो कि जाहिर अपोजिशन के लिए इंतहाई नागवार है और रहना ही है। नागवार अफसाना ये है कि 2013 के बाद से जितने भी, और वो 2013 में भी, उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए, पाकिस्तान के अवाम ने बार बार, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर है, चाहे वो बल्दियाती इंतखाब है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया है। तो ये अफसाना तो उनके लिए इंतहाई नागवार है। अच्छा, लेकिन इस अफसाने में मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है। ये बीबीसी रिपोर्ट से मुतल्लिक एतजाज साहब से आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा। बोल्ड टीवी के ऊपर एक इंटरनेशनल मीडिया में, न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट छपी थी, तो जो उसकी बंदिश का ऑर्डर आया था उसकी पहली लाइन इसी बात से स्टार्ट हुई थी कि अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स, स्टार्ट इससे हुआ था कि इन्होंने फेक डिग्रीज का कारोबार किया था, इसलिए हम बोल्ड टीवी को बंद करें। ये स्टार्टिंग लाइन थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर जारी हुआ था। शायद, अगर मेरी इतला गलत ना हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद अशतर साफ साहब का ही लिखा हुआ ऑर्डरनामा था वो। तो यहाँ पर भी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, कितना मौसर होगी ये लीगल टर्म्स में, जहां वो ये दावा करते हैं कि एक ऐड कर दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अगर आपको याद हो, फरवरी 2 जो है, अगर 1998 के जनवरी में भी एक रिपोर्ट की, वो भी याद कर लें। ये दरअसल नैप पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी थी, जिसके सरबराह वली खान थे। उस पे 1974 में बैन लगा था, और बैन लगा था अखबारी रिपोर्ट पे ज्यादातर उस पे इन्हिसार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में किया था। बीबी शहीद की जब असेंबली डिसमिस हुई 1996 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में फैसला उस असेंबली को बहाल न करने का, और अखबारी रिपोर्ट दीगर बातों के अलावा
बहुत सारी सिर्फ अखबारी रिपोर्टों पे इन्हिसार किया, अखबारी रिपोर्टों पे इन्हिसार करके सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं। ये कोई पहला नहीं होगा जिसपे अखबारी रिपोर्ट पे जो डिनाई नहीं हुए। मिसाल के तौर पे इसमें गार्डियन की स्टोरी है सन 2000 की, जिसमें कोट किया गया है मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा को, और उन्होंने कभी तरदीद नहीं की उस बयान की। उस पे सुप्रीम कोर्ट उस जैसे के अखबारी रिपोर्ट पे इन्हिसार करके फैसला दे चुका है ऐसे मामलात में। तो ये नई बात नहीं, पर मैं एक दफा मुझे इजाजत दे दे, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। मैं एक मिनट जरा सिर्फ अर्ज कर लूं। मलिक साहब मुझे इजाजत इसका जवाब दे सकते हैं। मेरी निगाह में ना मामला है 62-63 का, ना मामला है वजीर आजम ने झूठ बोला पार्लियामेंट में कि नहीं बोला, ना मामला है कि अगर उन्होंने झूठ बोला है तो आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना है कि नहीं है। मामला असल जो है द एलिफेंट इन द रूम, जो हाथी कमरे में दाखिल हो गया उस तरफ कोई देख नहीं रहा, वो एलिफेंट इन द रूम है कि 4 फ्लैट लग्जरी अपार्टमेंट दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज को मैंने तस्लीम कर लिया कि मेरे नाम है और मेरा वालिद वजीर आजम रहा है। ये इतनी बात दुरुस्त है, उसका नाम आए वजीर आजम, बाप का आए या ना आए। मैंने और मेरे से पहले मेरे वालिद ने एक एक पाई का, एक एक स्टेप का, एक एक दिन का, एक एक एंट्री का, एक एक विड्रॉल का हिसाब देना। जिस तरह इनकम टैक्स अफसर मेरे से पिछले 50 साल, कोई 43 साल से ले रहा है, हर साल मेरा सारा बैंक अकाउंट जाता है इनकम टैक्स के वक्त, और वो डिटेल स्क्रूटनी का जब हुक्म हो जाए एफसीआर की तरफ से, वो एक एक एंट्री का पूछता है, एक एक विड्रॉल का पूछता है। मेरा वकील जाके हिसाब देता है, उसको सारा जस्टिफाई करता है, फिर टैक्स का फैसला होता। इस तरह का जब तक ऑर्डर नहीं होता कि आप अपना सारा पैसा जो इधर लगाए, या जो आपने हवाई बातें जनरल बातें की हैं, ये तो अमूमी बातें हैं ना कि जी 1978 में वालिद साहब जिनके पास रकम कुछ नहीं थी रह गई, उन्होंने जाके मिल लगा ली, मिल बेच के बिजनेस कर ली, बिजनेस बेच के जद्दे में मिल लगा ली, जद्दे में मिल लगा। ये तो जनरल बातें हैं। बात तब आएगी जब हिसाब खाते मांगे जाएंगे, खाते खुलेंगे, बैंक स्टेटमेंट्स आएंगी, तो फिर बात आगे चलेगी। खुर्रम साहब, मलिक साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टों पर किसी को गिल्टी करार देना है, गुनाहगार करार देना है, तो फिर जनवरी 1998 में मेरी आपके नाज़रीन से सदा है, जॉन एफ बर्न्स की स्टोरी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें बड़ी तफसील है, पूरे 1.5 सफ़े की स्टोरी थी एगोस्टा के ऊपर, ARY गोल्ड के ऊपर और बिलाशुबा सरे पैलेस के ऊपर। और वो अगर उस स्टोरी की बुनियाद पर जो है मुजरिम करार दिया जाता, तो शायद मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी जो है वो करार दे दिया जाता। तो मेरी इस्तदा यही है कि हमें कोई भी चीज जो इन्वोक करनी है वो अपना बंदे कबा देख कर इन्वोक करनी है। कि 1998 की स्टोरी में आसिफ जरदारी साहब आज भी माशाल्लाह हयात है। अगर आपने ये कहना है कि जी इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी आ गई है लिहाजा ये मुजरिम है, ये जो है गुनाहगार है, सोच समझकर सब बात किया करें। और इसीलिए ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे खुर्रम साहब इसको और कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। TK661 ATR आज एक हुक्मनामा जारी हुआ कि उसका जो क्रू था उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएं। पिम्स के डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये क्यों हुक्मनामा जारी हुआ दोबारा टेस्ट कंडक्ट?
मेरा ख्याल है नदीम भाई, इसमें थोड़ी सी कुछ मिसकम्युनिकेशन वगैरह है। ये आज नहीं हुआ, ये तो बहुत पुराना लेटर है, शायद आज मीडिया की नोटिस में आया है। और मेरा जहाँ तक तजर्बा है, ये एक रूटीन लेटर है जो सिविल एविएशन हमेशा करती है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट डिजास्टर होता है तो उसमें वो देखती है कि कोई सेडेटिव्स, कोई ट्रंकुलाइजर्स, कोई नशेआवर दवाई, कोई इस किस्म की क्रू के बॉडी से रिट्रीव की जा सकती है या नहीं। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई एक्सह्यूमेशन की ज़रूरत है। वो DHO साहब ने ज़रूर लिखी है एक्सह्यूमेशन, लेकिन शायद वो वाकफ़ नहीं थे कि हमने तमाम पैसेंजर्स क्रू के सैंपल्स रेफरेंस के तौर पे स्टोर किए हुए हैं और प्रिजर्व्ड हैं। और एक्सह्यूमेशन करके भी तो हमने वही लेना है, उनका दांत या बाल या उसके बॉडी के किसी हिस्से को, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। इसलिए जो भी सिविल एविएशन जिस भी सेडेटिव्स का, ट्रंकुलाइजर का या एडिटिव सब्सटेंस की वो टेस्ट जाएगी, उस पर हो जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ एक्सह्यूमेशन करना, अच्छा, ये कबर कुशाई की तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा टेस्ट आपने पहले कंडक्ट नहीं किया? नहीं, हमने किए हैं सारे टेस्ट, DNA किया है, उनके बाकी किए हैं, लेकिन तमाम जितनी क्या उसमें कोई ऐसी नशावर अद्विया की मौजूदगी के असरात हैं? नहीं है, उनमें नहीं है। लेकिन हम तमाम दुनिया की नशेआवर चीज़ों को रन नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जब वो चाहेंगे तो ऐसे हम ज़रूर कर सकेंगे। अगर वो चाहते हैं कि किसी खास चीज़ का ऐसे कराना चाहते हैं तो दैट्स पॉसिबल विदाउट एक्सह्यूमेशन, क्योंकि एक्सह्यूमेशन इज़ वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द रिलेटिव्स एंड वी डोंट वांट टू पुट देम थ्रू फर्दर ट्रॉमा। ये बड़ी ज़्यादती होगी और ये अवॉइडेबल है और ये बिल्कुल अवॉइड की जाएगी एट ऑल कॉस्ट। जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद PK 661 के हादसे के हवाले से जहां एक ख़त सामने आया कि उसका क्रू मेंबर जो है उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाए, वो कह रहे हैं कबर कुशाई की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से सैंपल्स हैं उन्हीं से वो टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं। शाह साहब, केस की कंक्लूजन, क्या दोनों जमातों को इस्तदा नहीं करनी चाहिए कोर्ट से कि जितना जल्द हो सकता है इस मामले को अंजाम की तरफ ले जाया जाए? हमारी तो कोशिश पहले दिन से यही है कि जल्द अज जल्द निपटाया जाए, और हमने तो माकूल वक्त के अंदर अपना केस मुकम्मल कर लिया। लेकिन लगता है कि जो मखदूम अली ख़ान साहब जिस नौयत के वकील हैं, लगता है कि उनकी एक महारत है कि केस को जितना लटकाया जा सकता है, जितना खींचा जा सकता है, उससे खिंचवाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका भी शुक्रिया। एतजाज़ एहसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।